सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। ये क्लास 3 आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोकगीत को पढ़ रहे हैं। नागपुरी लोक साहित्य के बाद क्लास 1, 2 में शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य का डिस्कशन किया गया है। यहाँ भी हम कुछ लोक साहित्य को डिस्कशन करने के बाद हम लोकगीत पे आएंगे। लोकगीत में क्या, लोकगीत की परिभाषा, इन चीज़ों पे चलेंगे। उसके बाद लोकगीतों का वर्गीकरण, उसके बाद जो लोकगीत पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे विगत वर्षों के प्रश्नों के सहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो पेपर 2 नागपुरी भाषा महाअभ्यास के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे 204 मेंबर्स, देखिए ऑलरेडी 400 प्लस मेंबर हो चुके हैं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा तो यहाँ पे रेगुलर अपडेट नागपुरी का तरह तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, टिप्स भी दिए जाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। आइए अब कंटेंट पे चलते हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य क्या है? नागपुरी शिष्ट साहित्य का जो नागपुरी साहित्य अगर बात करें, हम नागपुरी शिष्ट साहित्य को आज पढ़ने वाले हैं। स्पेशली नागपुरी साहित्य की क्या है, दो धारा थी, एक लोक साहित्य, एक शिष्ट साहित्य। नागपुरी साहित्य में ही समाया है आपका क्या, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य की बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारे हम लोग एनालिसिस पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम शिष्ट साहित्य पे चलेंगे। देखिए भारतीय साहित्य में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य की भेदक रेखा खींचने वाले वाल्मीकि रामायण जी थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के बीच वैसा कोई सर्वमान्य रेखा नहीं है जो दोनों का बंटवारा कर सके। फिर भी एक भेदक लाइन, एक रेखा भारतीय साहित्य, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बीच किसने बनाया, तो वाल्मीकि जी ने खींचा। देखिए इन रियलिटी वास्तव में क्या है जो बता रहे हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बीच ऐसी कोई सर्वमान्य विभाजक रेखा नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किसी साहित्य का कितना भाग शिष्ट साहित्य है और कितना भाग लोक साहित्य का है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका कोई सर्वमान्य, कोई जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है क्या कहते हैं उसको रेखांकित किया गया, उस प्रकार शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य को वैसा कोई सर्वमान्य रेखा नहीं है जो बंटवारा कर सके और ये बता सके कि किसी साहित्य का कितना भाग लोक साहित्य और कितना भाग है शिष्ट साहित्य। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साहित्य लोक साहित्य के रूप में ही पनपना प्रारंभ करती है। ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो भी शिष्ट साहित्य हैं वो अपने बाल्य अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो हैं लोक साहित्य में ही फलना फूलना और बढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस वजह से कौन शिष्ट साहित्य लोक साहित्य का कितना पोर्शन है ये बताना संभव नहीं है। बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है ताकि आप एकदम अच्छे ढंग से एनालिसिस करके एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकें। आगे आइए, शिष्ट साहित्य एवं लोक साहित्य में अंतर। अब हम लोग क्या है, पिछले क्लास में लोक साहित्य को पूरा डिटेल कराए हैं। जिस भाई बंधु ने नहीं देखे हैं जा करके वो पुराना लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, स्टडी फॉर गोल्स पे आप जा करके देख सकते हैं। अब इसमें हम शिष्ट साहित्य को भी समझ गए। अब हम देखते हैं शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में अंतर क्या है। लोक साहित्य एक तरफ शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य क्या है, मौखिक परंपरा से प्राप्त तथा स्मृति के बल पर चले आने वाले गीत लोक साहित्य है, मीन्स अलिखित परंपरा से प्राप्त साहित्य है। लोक साहित्य क्या है, वो मौखिक परंपरा से चला आ रहा, आदिम काल से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से स्मृति के बल पे लोक साहित्य चला आ रहा है। मतलब क्या है, अलिखित है। और शिष्ट साहित्य आपका इसके जस्ट अपोजिट क्या है, लिपिबद्ध और लिखित है। तो लोक साहित्य अलिखित हो गया, शिष्ट साहित्य लिखित और लिपिबद्ध है। शिष्ट साहित्य क्या है, जब लिखित है तो वो उसका रचिता का पता होता है, और लोक साहित्य अलिखित है तो इसके जो रचिता है, रचना करने वाले उनका पता नहीं चलता, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और क्या है, स्मृति के आधार पर चले आए हैं। लोक साहित्य जो है बहती हुई एक सरिता है, सरिता मतलब नदी, बहती हुई नदी है और चार दीवारी से बंधे हुए हौज हैं शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य क्या है, एक बहता हुआ नदी है जो अपने बाहें जो फैलाए हुए डायमेंशन जिसका व्यापक है, और वहीं आपका शिष्ट साहित्य क्या है, बस एक हौद में बंधा हुआ एक हौद है। ठीक है ना, उसी से आप कंपेरिजन कर लीजिए कि लोक साहित्य का परिधि कितना बड़ा होगा और शिष्ट साहित्य का परिधि कितना छोटा होगा। अशिक्षित जनता का साहित्य शिक्षित एवं सुसंस्कृत जनता का कृति है। क्या बोल रहे हैं, लोक साहित्य जो है अशिक्षित जनता का साहित्य है, जो अज्ञानी है उनका साहित्य है, और वहीं आपका क्या शिष्ट साहित्य जो है जो ज्ञानी पुरुष है, जो सुसंस्कृत है, जो मुनि मानस है, उनकी रचना है। संकलन एवं प्रकाशन नहीं के बराबर है। अगर लोक साहित्य की बात करेंगे, अभी के जनरेशन में आपको संकलन थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन संकलन और प्रकाशन इसका ना के बराबर है, बहुत कम है। वहीं इसका प्रकाशन शिष्ट साहित्य का प्रकाशन बराबर होता है, क्योंकि ये मुनि मानस की रचना है, ये ज्ञानी पुरुष की रचना है। बंधनों से मुक्त विस्तृत परिधि वाली स्वच्छंद गति से प्रवाहित एक धारा। क्या है, लोक साहित्य जो है बंधन से मुक्त परिधि वाली, एकदम पूरा जिसका ऑफ एंड डायमेंशन है, और स्वच्छंद रूप से प्रवाह करने वाली, एकदम मन मुताबिक बहने वाली नदी के प्रकार है आपका शिष्ट साहित्य। जबकि
चुने हुए कुछ भावों को लेकर सजी सवारी हुई एक बंधी हुई नहर है। जबकि शिष्ट साहित्य क्या है कि चुने हुए कुछ शब्दों को लेकर के, कुछ चुने हुए कुछ भावों को लेकर उसको कुछ शब्दों में पिरोकर, यही आपका क्या है, सजा सवार कर एक नहर के रूप में आपका शिष्ट साहित्य है, जिसे स्वतंत्र रूप से बहने की भी स्वतंत्रता नहीं है। क्या है, जिसे स्वतंत्र रूप से बहने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आप लोग जानते हैं नहर को बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। तो कुछ चुने हुए भावों को लेकर के सजा सवार करके उसको क्या करता है, नहर के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन उसको ओपन खुले रूप से मुक्त रूप से बहने की स्वतंत्रता नहीं है। ये आपके शिष्ट साहित्य के उदाहरण है। लोक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं, लोक तत्व कम मात्रा या बिल्कुल नहीं मिलते हैं। लोक साहित्य में क्या है, लोक वार्ता की अभिव्यक्ति है, तो लोक साहित्य क्या है, लोक तत्व की मात्रा ज़्यादा मिलेंगे। और शिष्ट साहित्य क्या है, मुनि मानस ज्ञानी पुरुष की रचना है, तो यहाँ पे आपका क्या है, शिष्ट साहित्य में लोक तत्व जो है कम है या बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये लोकमानस की रचना है और ये मुनि मानस की रचना है। लोक साहित्य क्या है, लोकमानस की रचना है, और शिष्ट साहित्य मुनि मानस की रचना है। इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय तत्व की प्रधानता होता है, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होता है। तो याद रखिएगा, लोक साहित्य में क्या है, बुद्धि से ज़्यादा हृदय तत्व की आपका क्या कहते हैं विशेषता होता है, इसमें हृदय तत्व की प्रधानता होता है। ये अपना उद्गार चित्त से क्या है, हृदय चित्त से निकल के ये सारी चीज़ें आती है। जबकि मुनि मानस लोग, ज्ञानी लोग क्या है, ये बुद्धि तत्व का ज़्यादा प्रधान होता है शिष्ट साहित्य में। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये सारे डिफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। किस विद्वान ने क्या कहा है, मतलब किस प्रकार किसका शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में क्या अंतर है, यहाँ से आप अंतर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसका क्या कथन है, किसका क्या कहना है। इस प्रकार हम चीज़ों को चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको दिमाग में रख दिए चीज़ों को। आप भी इस चीज़ों को भूले नहीं और एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करें। चलिए, साहित्य में सबसे पहले पद का विकास हुआ, यही स्थिति नागपुरी की भी है। नागपुरी का अधिकांश साहित्य पद सुरक्षित है, परंतु अब गद्य लेखन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। क्या साहित्य, अगर भारतीय साहित्य की बात करें, सबसे पहले पद लेखन का प्रारंभ हुआ। और सेम कंडीशन क्या बोलते हैं, मीटू D2 बोलते हैं ना, सेम कंडीशन नागपुरी की है। नागपुरी में पहले पद की विकास हुई, बाद में अब क्या है, अब धीरे धीरे क्या है, गद्य का भी यहाँ में चलन होने लगा है। अब आते हैं हम नागपुरी लोकगीत। नागपुरी लोकगीत हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। नागपुरी लोकगीत और नागपुरी लोकगीत क्या है, तो ये मेरी संस्कृति के परिचायक हैं, संस्कृति के द्योतक हैं। नागपुरी लोकगीत में क्या है, देखिए नागपुरी लोकगीत के इम्पोर्टेंस को आप लोग समझिए। उस माँ की ममता है जो बच्चे को गोद में खिलाती है, पालना झुलाती है तो दूध पिलाकर बड़ा करती है। लोकगीत का इंपॉर्टेंस समझिए, इसमें क्या है, माँ की ममता छुपी हुई है। जो माँ जो क्या करती है, बच्चे को गोद में खिलाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे पालना पर झुलाती है और उसे सुलाती है। सारे लोकगीत का इस सब में असर, बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस लोकगीत में पत्नी का प्यार है जो मेहनत से पकाती है, थाल सजाती है, पुरुष का सार संभार किए रहती है। क्या है, लोकगीत में इस पत्नी का प्यार है जो थाल लगाती है और अपने हस्बैंड के, अपने पति का भरण पोषण करती है, उसे संभाले रखती है। उस बहन का स्नेह है जो अपने भाई की मंगल कामना करती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, भाई बहन, लोकगीत, नागपुरी लोकगीत वही लोकगीत है। उस लोकगीत में बहन का वो स्नेह, वो प्रेम समाया हुआ है जो अपने भाई की मंगल कामना करती है। ये गीत शक्ति के अच्छे स्रोत रहे हैं। अगर लोकगीत की बात करेंगे तो ये हमेशा शक्ति का एक एनर्जी, शक्ति का एक केंद्र रहा है। यहाँ से शक्ति डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। पथिकों ने अपनी क्या है, थकान मिटाई है। किसानों ने बड़े बड़े हल जोत दिए हैं। विधवाओं ने अपने एकांगी जीवन में रस पाया है। बूढ़े ने अपने मन बहलाया है। ये सारे लोकगीत में समाहित हैं। अब लोकगीत की परिभाषा देखिए, कैसे चलना है चैनल बाय चैनल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोकगीत आपका मेंशन है, डायरेक्ट नहीं कि हाँ भैया डंकस पावस उदासी पढ़ना शुरू कर दिए तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे में आपको 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आपको क्या है, नागपुरी साहित्य क्या है, नागपुरी साहित्य में लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य को बताए, शिष्ट साहित्य को बताए। अब लोकगीत की लोकगीत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, लोकगीत की परिभाषा बताएंगे, फिर लोकगीत का वर्गीकरण बताएंगे, उसके बाद लोकगीतों पे आएंगे एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका 90+ मार्क्स कहीं नहीं रुके आपका। ठीक है, चलिए लोकगीत की परिभाषा महादेवी वर्मा के अनुसार क्या है, सुख दुख की अवस्था का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के माध्यम से चित्रण कर देना ही लोकगीत है। क्या है, सुख दुख की जो अवस्था है उसका कुछ थोड़े ही शब्दों में स्वर साधना दे करके, स्वर दे करके उसका चित्रण कर देना, यही आपका लोकगीत है। ये डिफिनेशन महादेवी वर्मा का है। तो ऐसे में आपको डिफिनेशन क्या महादेवी वर्मा ने दी है ये भी आपको याद रखना है, और ये डिफिनेशन किनका है नाम भी रखना, वाइस वर्सा बोलते हैं ना, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। तो ऐसे कंडीशन में कौन किनका कथन आपको रटना जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, श्योर शॉट है।
देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनका मानना है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है। और दूसरा, लोकगीत न तो नया होता है न पुराना, यह तो जंगल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन में गहरी धसी हुई है, परंतु जिससे निरंतर नई डालियाँ फल फूल उगते रहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने लोकगीत के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या? एक तो उनका मानना है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है, तो लोकगीत स्वतः जन्मा, ये स्टेटमेंट किनका है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। दूसरा है उनका कहना है कि लोकगीत नहीं नया होता नहीं पुराना होता, ये एक जंगल में एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें जो है भूतकाल में काफ़ी धसी हुई हैं, जिनके जड़ काफ़ी पुराने हैं, आदिम काल से चले आ रहे हैं, जिस पे लगातार अभी भी फल फूल ये सब फरते रहते हैं, मतलब वो समृद्ध होते जा रहा है अभी के टाइम में भी। देवेंद्र सत्यार्थी, VVI, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में। देवेंद्र सत्यार्थी का क्या मानना है कि भैया लोकगीत का जो मूल है वो जातीय संगीत में, ठीक है। चौथा डिफिनेशन के.बी. दास के द्वारा दिया गया है, लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। के.बी. दास का क्या मानना है कि लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण एकदम निश्चल प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, मैंने लोकगीत वहीं से चला है। लोकगीत क्या है? आदिम अवस्था में जीवन बिताने वाले लोगों का श्वेतपूर्ण, उनके क्या है? जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है, मैंने उनके जो जीवन का जो प्रवाह है वही लोकगीत है के.बी. दास के हिसाब से। वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ये भी VVI है, याद रखिएगा। तो लोकगीत किसी संस्कृति के क्या है? मुंह बोलते चित्र है, ये कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है। आपको ऐसे इसको भी याद रखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का स्टेटमेंट क्या है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ये स्टेटमेंट किनका है? तो दोनों आपको याद रखने हैं। कोमल कोठारी, लोकगीतों में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है। कोमल कोठारी क्या बोलते हैं? लोकगीत में संगीत और काव्य दोनों का मिश्रण होता है, ये इनका मानना है। डॉक्टर तेज नारायण लाल, लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। डॉक्टर तेज नारायण लाल का मानना है, इनका स्टेटमेंट है कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। मोहन कृष्णन, लोकगीत रस से सने हुए हैं। मोहन कृष्णन का क्या मानना है कि लोकगीत जो है रस से पूरा सने हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपका अलग अलग विद्वानों ने लोकगीत के बारे में डिफिनेशन दिए हैं, परिभाषा दी है, कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग परिभाषा है। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा टफनेस बढ़ जाती है। अलग अलग विद्वान जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आपको एक थाली में परोस दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं। आइए अब थोड़ी और बारीकियों को सीखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अलग अलग बताया है ग्रामगीत और लोकगीत को। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग लोकगीत में थे, पहले हम लोग लोक साहित्य पढ़े, लोक साहित्य के बाद शिष्ट साहित्य पढ़े, शिष्ट साहित्य के बाद लोकगीत आ गए, अब क्या आ गया? ग्रामगीत आ गया। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने ग्रामगीत और लोकगीत को डिफ्रेंशिएट किया पहली बार उन्होंने बताया कि भैया ग्रामगीत अलग है और लोकगीत अलग है। तो क्या उन्होंने बताया ग्रामगीत के बारे में? देखिए, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्रामगीत फोक सॉन्ग ग्रामगीत है। ग्रामगीत से आशय उन गीतों से है जो गे हैं। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का मानना है कि ग्रामगीत जो है फोक सॉन्ग है, और ग्रामगीत से आशय उन गीतों से है जो गे हैं, जो गाने वाले हैं, वही ग्रामगीत हैं। और डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय के अनुसार लोकगीत का मानना क्या है? ये बैलेड गीत है। लोकगीत वे हैं जो प्रबंधात्मक है और उसमें कथा की प्रधानता है। लोकगीत क्या है इनके हिसाब से? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार क्या है कि ये प्रबंधात्मक हैं और इसमें कथा की प्रधानता रहती है। ये लोकगीत की इनका डिफिनेशन है। अब देखिए, अब ग्रामगीत का जब इन्होंने सुर ताल छेड़ दिया है कि भैया ग्रामगीत अलग है लोकगीत अलग है, तो यहाँ से क्या है कि जब एक बार सुर ताल छिड़ जाता है तो वो आगे चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ग्रामगीत जिस प्रकार हम पढ़े लोकगीत के बारे में क्या डिफिनेशन दिया गया है, परिभाषा क्या दिया गया है, उसी तरह ग्रामगीत के बारे में एक दो विद्वानों का मत है, आइए देख लेते हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी, ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने बोला है कि ग्रामगीत जो है प्रकृति के उद्गार हैं। कृष्णानंदन गुप्त जो कहते हैं ग्रामगीत छोटे होते हैं और रचनाकाल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। कृष्णानंद गुप्त का मानना है कि ग्रामगीत छोटे होते हैं और रचना की दृष्टि से ये आधुनिक भी हो सकते हैं। वहीं ये इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि ग्रामगीत छोटा ही नहीं बल्कि बड़ा भी हो सकता है। इनका क्या कहना है? डॉक्टर सत्येंद्र जो है कृष्णानंदन गुप्त की बातों को काटते हुए इन्होंने क्या कहा कि ग्रामगीत छोटे नहीं बल्कि बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रामगीत के बारे में दी गई डिफिनेशन है अलग अलग विद्वानों का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लोकगीत फोकस करना है, लेकिन अगर ग्रामगीत गीत से कहीं दे दे तो उसी का पार्ट है। तो एकदम हम लोग एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे।
आइए, अब पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मानना है ग्रामगीत आर्योत्तर सभ्यता की देन है, ये वेद है। ये क्या बोलते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ग्रामगीत जो है आर्योत्तर सभ्यता का वेद है, इनका ये स्टेटमेंट दिया गया ग्रामगीत के बारे में। अब लोकगीत का असर देखिए कि लोकगीत का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के जीवन में, क्योंकि ये आदिम काल से चला आ रहा है, अभी तक हम लोग इस सेंचुरी में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं, इसमें भी इसका इम्पैक्ट है, तो कुछ तो स्पेशल होगा। क्या ऐसा देता है लोकगीत के असर? इसके माध्यम से स्त्री पुरुष ने अपनी थकान मिटाई है, स्त्री पुरुष कर लीजिए या फिर यहाँ पे पथिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके माध्यम से पथिक ने अपनी थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में, लोकगीत की ध्वनि में ही बालक सोए हैं, मतलब लोकगीत सुन करके ही क्या है वो अपने कोरा में सो जाती है माँ के। जवानों ने अपनी प्रेम मस्ती में रंग भरा है, इसी लोकगीत के माध्यम से जवानों ने अपनी प्रेम कहानी को गुनगुनाया है, उसमें रंग भरा है। बूढ़ों ने अपने मन बहलाए, भैया बूढ़ा क्या करे तो लोकगीत के सुनकर उससे मन बहलाते हैं अपना। विधवाओं ने अपने एकांकी जीवन में रस पाया है। क्या विधवाओं का जीवन बहुत ही एकांकी हो जाता है, आप लोगों को सब पता है। तो वो एकांकी जीवन में उन्होंने यही लोकगीत जो है उनको प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है, उनके जीवन में रस भरती है। पथिकों ने अपनी थकान मिटाई है। किसानों ने बड़े बड़े खेत जोते हैं कि बड़ा बड़ा खेत देखने से जो असंभव लगता है, लेकिन किसान यही लोकगीत सुनते गुनगुनाते बड़ा से बड़ा खेत जोत देते हैं। बिरही युवकों के मन की कसक मिटाई, वही बिरही युवक जहाँ अलगाव है, जिसके जो अकेला पड़ गया है युवक, ठीक है ना, सेपरेशन हो गया है, ऐसे में वो क्या है कि मन की कसक इसी लोकगीत के हिसाब से मिटाते हैं। मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं, जो मौज लेने वाले हैं लोकगीत में क्या है चुटकुले छोड़े हैं। तो ये लोकगीत के असर हैं आपके हमारे समाज में। आइए अब हम चलते हैं MCQ क्वेश्चन पे, ठीक है जो दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, अपनी शिष्ट साहित्य से यात्रा करते हुए लोकगीत की परिभाषा लोकगीत पे चले। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगला क्लास आएगा लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत की परिभाषा होगी। अगला क्लास क्या आएगी, लोकगीत का वर्गीकरण। तो एकदम स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहिए दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकाव की जरूरत नहीं है, बस KP सर के साथ जुड़े रहिए। आपका बेड़ा मैं पार करूंगा, स्टडी फॉर गोल्स आपका बेड़ा पार करेगा। आप 90+ मार्क्स सुनिश्चित करके अपने कंधों पे स्टार जरूर सजाएंगे, बस जुड़े रहिए। आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का भेदक रेखा मानल जाए। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का भेदक रेखा किसने माना है, डॉक्टर सत्येंद्र विश्वामित्र वाल्मीकि, कोनो नहीं। तो वाल्मीकि जी ने लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का भेदक रेखा को माना है, यह सबसे पहले दिया है। लोक साहित्य रचना है कि लोक साहित्य कैसी रचना है, शिक्षित जनता कर, मुनि मानस कर, अशिक्षित जनता कर, सुसंस्कृत जनता कर। तो शिक्षित जनता कर, मुनि मानस कर, सुसंस्कृत जनता कर का क्या है रचना, आपका शिष्ट साहित्य है। तो याद रखिएगा, अशिक्षित जनता कर जो रचना है यही आपका लोक साहित्य है। हाँ, हम पिछले क्लास अभी बताए भी आपको वीडियो में। देवल में से कौन कथन शिष्ट साहित्य से संबंधित है, दिया हुआ में कथन जो है इसमें कौन सा शिष्ट साहित्य से संबंधित है। बहती हुई सरिता है, लिपिबद्ध है, चुने हुए भावों को लेकर सजी संवारी गई है, 2 और 3 दियो। तो याद रखिएगा 2 और 3 दियो। बहती हुई सरिता कौन है, बहती हुई सरिता आपका लोक साहित्य है। और शिष्ट साहित्य की परिभाषा क्या है कि लिपिबद्ध है, लिखित है, चुने हुए कुछ भावों को लेकर कुछ शब्दों में सजी संवारी गई एक क्या है, हौज है या फिर नहर आप कह सकते हैं। तो 2 और 3 दुयो आंसर होगा। लोकगीत कर परिभाषा देवेंद्र सत्यार्थी से देवल गेल है। लोकगीत कर परिभाषा डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी ने दिया है। क्या दिया है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, लोकगीत रस से सने हुए हैं, लोकगीत स्वतः जन्मा हुआ है, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए आपको लोकगीतों का जो मूल है कहाँ है, तो जातीय संगीत में ही लोकगीतों का मूल है। ये डॉक्टर सत्येंद्र के कथन थे, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि किस विद्वान ने क्या कथन दिए। ये VVI हो जाता है आपके लिए, एग्जाम में पूछने का प्रबल चांसेस है, ठीक है। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, केकर कथन है, क्या बोल रहा है, लोकगीत स्वतः जन्मा है, किसका कथन है, देवेंद्र सत्यार्थी का, KB दास का, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का या रामनरेश त्रिपाठी का। तो लोकगीत स्वतः जन्मा है, ये कथन किसका है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये कथन है, याद रखिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, JSSC CGL 2023 कंप्लीट नागपुरी, डाउनलोड स्टडी फॉर गोल्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, डाउट क्लियरेंस, व्हाट्सएप ग्रुप सब देगा। फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, कॉल कीजिए, बात कीजिए, जरूर कोर्स से जुड़िए और अपने मुकाम को पाइए। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्लीट नागपुरी, चाहे आप सचिवालय की हो या भविष्य में दरोगा की हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल का हो, आपको इस प्राइस में दिया जा रहा है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, विगत वर्षों के सभी पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, 15+ फुल लेंथ टेस्ट, ये सारा कुछ आपको क्या है डिलीवर किया जा रहा है स्टडी फॉर गोल्स में KP सर के द्वारा।
देखिए JCCGL कंप्लीट नागपुरी जो है 25+ फुल लेंथ, जो 25+ फुल लेंथ न्यू सिलेबस पे चाहते हैं, अपनी तैयारी और रैंकिंग को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भैया हम कितने पानी में देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप यहाँ पे इस नंबर से जुड़िएगा। इस वे में आप यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। क्या है 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेपर 1, 2, 3 PT मेंस एग्जाम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, 15 मंथ्स वैलिडिटी, रेगुलर अपडेट एंड मोर, ये सारे कुछ आपको क्या है आपको यहाँ पे कोर्स डिटेल में GPSC JCC एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। झारखंड समान ज्ञान 7,500+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महाअभ्यास, 440 झारखंड जीके का 100%, क्या 40 झारखंड जीके का 100 से ज़्यादा सेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पेपर 3 की ज़बरदस्त ढंग से आप तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखिएगा दोस्तों, बस लगे रहना है, पढ़ाई को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। क्या है, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। सोचा है तो ज़रूर पूरा होगा, बस शुरू तो कीजिए आप, बस भूमि पूजन तो कीजिए, किताब कॉपी लेके बैठिए। तो तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले मन से लड़ना होगा, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन को हरा करके एकदम जी जान झोंक दीजिए। देखिए सचिवालय में कैसे एक सीट आपका कंफर्म नहीं होता, मैं भी तो ज़रा देखूं। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने मुकाम तक पहुंच सकें। सभी को जय हिंद, जोहार।